हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका एक लेक्चर हो गया है जिसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, साथ में किंगडम मोनेरा को भी साथ में ख़त्म किया था। तो हमने देखा था कि जो पहले क्लासिफिकेशन होते थे वो किस पे होते थे, हमारे जो यूजेस हैं उस पे होते थे। फूड हो गया, खाने के लिए खाना, रहने के लिए जगह, पहनने के लिए कपड़ा, मीन्स फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग पे हो रहा था क्लासिफिकेशन। इसके बाद सबसे पहले कौन आए? अरिस्टोटल आए, जो पहली बार साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। प्लांट के लिए उन्होंने क्या किया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, जैसे कि ट्री हो गए, सर्ब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल में देखे, दो ग्रुप देखे। उन्होंने कहा कि जिसके पास आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, और जिनके पास नहीं, उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस। इन्होंने क्या किया? प्लांट एनिमल किंगडम बनाया। ठीक है, प्लांट में किसको रखा? जिसके पास सेल वॉल है, जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको किस में रख दिया? एनिमलिया या फिर एनिमल किंगडम में रख दिया। लेकिन इनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल को नहीं बता पा रहे थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं बता पा रहे थे। फोटोसिंथेटिक में जो एल्गी थी, ग्रीन एल्गी, उनको किसके साथ रखा गया था? फंगस के साथ रखा गया था। कहाँ पे? प्लांट किंगडम में। क्यों रखा गया था? क्योंकि इन दोनों के पास क्या है? सेल वॉल है, बट कंपोजिशन नहीं देखे थे, ये भी नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि काफ़ी टाइम तक जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसको माना गया। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे ना प्लांट किंगडम में बिलोंग कर रहे थे, ना ही एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया। फिर थ्री किंगडम किसने दिया था? थ्री किंगडम दिए थे हैकल, अंस हैकल ने दिए थे। इन्होंने किसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद फोर किंगडम की बात करते हैं, तो फोर किंगडम दिए थे कोपलैंड ने दिया था। और यहाँ पे किसको लेके आए थे? ये लेके आए थे किंगडम मोनेरा को लेके आए थे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये है आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया है। जैसे कि बताया गया है कि एनसीईआरटी में कि जो आर.एच. विटेकर है 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनका जो खुद से लाया गया नया जो किंगडम था इनके द्वारा, वो था फंजाई। इसके बाद प्लांटी एनिमलिया। और सबसे खास बात ये भी लिखा गया है कि चाहे जो भी किंगडम बने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद, सब में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कांस्टेंट थे, मींस सबके किंगडम में ये दोनों थे, प्रेजेंट थे। फिर जो मेन क्राइटेरिया थी क्लासिफिकेशन को, इनके द्वारा जो दिया गया, क्या देखा गया? सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है कि बोल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल का बना है, टिश्यू का बना है, ऑर्गन का बना, कि ऑर्गन सिस्टम का बना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल करते हैं, सेक्सुअल करते हैं। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन है। तो इनके द्वारा जो भी ये बॉक्स में दिए गए, हमने कल पढ़ा था कि सेल टाइप जो होते हैं प्रोकैरियोट की बात करते हैं, जिनका जो न्यूक्लियस है उनके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता और उनके सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा में पाया जाता है। बाकी यूकैरियोटिक सेल जिनके पास उनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं और जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा से लेकर एनिमलिया किंगडम तक था। सेल वॉल की बात करते हैं, जो मोनेरा है इनमें कोई भी सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं पेप्टोग्लाइकन की सेल वॉल होगी, किसमें? यू बैक्टीरिया में होगी। अगर हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया में, उसमें होगा सीडोम्यूरिमिलिन का। ठीक है, प्रोटिस्टा में कुछ के पास सेल वॉल है, फंजाई में सबके पास सेल वॉल है। वो किसका बना है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। प्लांट किंगडम में सबके पास सेल वॉल है, किससे बने हुए? सेलुलोज से बने हुए हैं, हेमीसेलुलोज से बने हुए हैं, पैक्टिन से बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, ढेर सारे अमीनो एसिड से बने हुए हैं। ठीक है, और एनिमल किंगडम में हम जानते हैं कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। तो मोनेरा के पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन प्रोटिस्टा से लेकर एनिमल किंगडम तक इन चारों में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि बॉडी कैसे बनी हुई है। अगर बात करते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा की, तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बस एक सेल होगा, इसीलिए इनको क्या बोला गया कि इनकी जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल पे है। बात करेंगे फंजाई में कि ढेर सारे जब सेल एक साथ इकट्ठा हो जाए और कॉमन फंक्शन करने लगे, तो हम क्या बोलेंगे? वो टिश्यू जैसा है। ये मल्टी सेलर होंगे बट लूज टिश्यू होंगे, इनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगी, इस तरीके से होंगे एक साथ सेल। ठीक है, बात करते हैं प्लांटी की, तो इनमें टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होंगे। जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम किसमें प्रेजेंट है? एनिमल किंगडम में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें सभी तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक हो गए, उनमें भी फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन कीमोसिंथेटिक में क्या होगा? केमिकल एनर्जी से खाना बनाएंगे, एनर्जी लेंगे और यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। यहाँ पे सल्फर्स, यहाँ पे बोल सकते हैं सल्फाइड, सब कुछ ये सब निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकलेगा।
बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक का। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि किसी और से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड लेना, एनर्जी लेना, ठीक है। सेप्रोफिटिक की बात करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना ले रहे हैं। पैरासिटिक की बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उनके बॉडी के सरफेस के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर, ठीक है, जो बॉडी के सरफेस के ऊपर होंगे उसे एक्टोपैरासाइट बोलेंगे, और जो बॉडी के अंदर होंगे इन्हें क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट बोलेंगे। जो एक्टोपैरासाइट होंगे वो बॉडी के ऊपर अपने होस्ट से सारे न्यूट्रिएंट लेंगे और उससे बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर है इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट। इसके अलावा एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, जैसे कि हम बता सकते हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करती है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनके रूट्स के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाती है और वहाँ पे काम क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराती है प्लांट के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, देखते हैं ये ऑटोट्रॉपिक अगर हैं तो फोटोसिंथेटिक होंगे, कीमोसिंथेटिक नहीं होंगे। लेकिन हेटरोट्रॉपिक हैं तो ये खाना किसी और से लेंगे, ठीक। फंजाई की बात करते हैं तो कोई भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे क्योंकि इनके पास कोई भी क्लोरोफिल नाम का कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ये पूरे टोटली कैसे होते हैं, ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। और कैसे होंगे, दो टाइप के होंगे। एक होंगे सेप्रोफिटिक जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेंगे, दूसरा है पैरासिटिक जैसे कि बीमारी कॉज करते हैं, रिंगवॉर्म वगैरह, ठीक है। आगे देखते हैं प्लांट में हम जानते हैं कि इनके पास क्या होता है, इनकी पत्तियों में, इनकी लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये खाना अपना खुद बनाते हैं। और जितनी भी अर्थ पे जितने भी लोग हैं या जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सबको ये खुद खाना प्रोवाइड करते हैं। पहला काम तो इनका ये है। दूसरा ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है पूरा इसका लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन भी सही से नहीं मिलेगा। एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक होंगे क्योंकि एनिमल खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। होलोजिक का मतलब जो खाना निगल निगल के खाते हैं, ठीक है। दूसरा सेप्रोफिटिक के जो डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। आगे चलते हैं, हमने देखा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में यहाँ पे क्या हुआ कि जो मोनेरा किंगडम था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा हो गया बैक्टीरिया या फिर बोल सकते हैं यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया गया। इसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमलिया को एक साथ रखा गया, उनको यूकैरियोट्स बोल सकते हैं या यूकैरिया बोल सकते हैं, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल वोस ने दिया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो पहले के क्लासिफिकेशन में किया गया था, मीन्स 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किया गया था। जैसे कि प्लांट में बात करते हैं, यहाँ पे प्लांट में कौन कौन होंगे, मॉसेस हो गए, फर्न और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो प्लांट के अंदर आते हैं। लेकिन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कोई एल्गी नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया, फंगस, इनके पास सेल वॉल था, इसीलिए इनको पहले प्लांट किंगडम में रख दिया गया, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ये कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। लेकिन इनको फिर इनको किस ग्रुप में रखा गया है, जहाँ पे यूकैरियोट्स भी प्रेजेंट हैं। प्लांट की बात करते हैं जैसे कि मॉसेस हो गया, फर्न हो गया, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ये कैसे यूकैरियोटिक सेल है इनके पास, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया गया। जैसे एग्जांपल क्लेम्नोडोमोनास, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और स्पाइरो वगैरह क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक साथ इनको रखा गया क्योंकि इनके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कोई भी हेटरोट्रॉपिक हो गया, ऑटोट्रॉपिक प्लांट में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं था क्योंकि उनके पास सेल वॉल था, बस इसी के हिसाब से रख दिया गया। लेकिन उनका कंपोजिशन अगर देखा गया तो जो भी प्लांट्स है वो उनके पास जो सेल वॉल है किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फंगस की तो वो किससे बना हुआ है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। फिर बाद में देखते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है। जितने भी यूनिसेलुलर, एक सेल के बना हुआ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको किसके अंदर रखा गया, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। पहले क्लेम्नोडोमोनास और क्लोरेडा को एक साथ रखा गया था एल्गी के साथ प्लांट में क्योंकि इनके पास सेल वॉल था। लेकिन ये यूनिसेलुलर होने की वजह से, इनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होने की वजह से फिर इनको कहाँ ला के रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा के पास ला के रखा गया, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि पैरामीशियम, अमीबा, ये दोनों ही क्या हैं, ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं था इसीलिए इनको कहाँ रख दिया गया था, पहले गलती से कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम में, और इनके पास कोई सेल वॉल नहीं था। लेकिन बाद में देखा गया कि इनके पास, इनके बॉडी में बस इनके एक ही सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है ये, इसलिए इनको बाद में कहाँ लेके आया गया, प्रोटिस्टा किंगडम में ला के रखा गया। इसके अलावा जो फंगस के लिए एक अलग सेपरेट उनके लिए नया किंगडम बना, किसने बनाया, आरएच व्हिटेकर ने बनाया।
आगे देखते हैं कि आगे चल के और भी क्लासिफिकेशन होंगे, क्राइटेरिया और भी बदली जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, जितना अच्छे से हम और चीज़ों को देखेंगे, जैसे मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी के अलावा अगर हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखते हैं तो इससे क्या होगा, और भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं फील्ड को। ठीक है, अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया का अकेला मेंबर है जो इसका पार्टिसिपेट किया इसमें। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है हर जगह पाया जाता है, चाहे आप एक मुट्ठी पानी ले लीजिए या फिर आप सॉइल ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, आपके नेल्स के अंदर बैक्टीरिया, आप जहाँ कहीं बैठे वहाँ पे बैक्टीरिया है, जहाँ पे बहुत गर्मी है, जहाँ पे बहुत ठंड है वहाँ बैक्टीरिया। यहाँ पे लिखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या हार्श बोल सकते हैं, हार्श हैबिटेट में ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनका जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन डिफरेंट है। ठीक है, उसी वजह से सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, किसके अकॉर्डिंग? शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर स्पेरिकल शेप को आपको दिख रहे हैं बैक्टीरिया इस टाइप के, तो आप बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे? कोकस बोलेंगे। अगर बैसिलस शेप के रॉड लाइक शेप हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? बैसिलस बोलेंगे। अगर कॉमा शेप के बैक्टीरिया दिख रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? विब्रम बोलेंगे। अगर स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइरुलम। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। बैसिलस में आपको इंडोस्पोर मिलेंगे, अंदर की तरफ स्पोर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्पाइरुला तो इनमें स्पाइरल शेप तो है लेकिन साथ में इनके पास क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट है, और कॉमन शेप में हम बोल सकते हैं विब्रो। आगे देखते हैं बैक्टीरिया जो है बाहर से अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कितना सिंपल है, लेकिन वो उसका बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है, बहुत तरीके से काम कर सकता है। अगर हम देखते हैं बैक्टीरिया को ऑर्गेनिज्म के तौर पे नहीं, अगर हम बैक्टीरिया को ग्रुप में देखते हैं, किसमें? ग्रुप में देखते हैं, तो इनके पास मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मींस कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉप्स की तरह भी काम कर सकते हैं, हेटरोट्रॉप्स की तरह काम कर सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स में अगर खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को लेकर तो कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। अगर खाना बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई सनलाइट का कोई रोल नहीं है, तो कैसे होंगे? कीमोसिंथेटिक होंगे। इसमें तो ऑक्सीजन निकलेगा लेकिन कीमोसिंथेटिक में कोई ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। ज़्यादा करके जो बैक्टीरिया की जो मेजॉरिटी है, बोल सकते हैं ज़्यादा करके जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है अर्थ पे वो कैसे हेटरोट्रॉप्स हैं, जो दूसरों पे डिपेंड है खाना लेने के लिए। या तो सेप्रोफिटिक होंगे जो डेड और डिकिंग से ले रहे हैं, या तो पैरासिटिक होंगे। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया की बात की गई है। इनमें भी 2 टाइप के हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है क्यूब बैक्टीरिया। अगर हम लोग आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं फॉल्स बैक्टीरिया। ठीक है, या बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो बहुत पहले की बैक्टीरिया है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होती हैं आर्की बैक्टीरिया के कहीं भी सर्वाइव कर सकती है, चाहे बहुत बोल सकते हैं बहुत सलाइन एरिया है, बहुत साल्टी एरिया, हेलोफाइल्स है, हॉट स्प्रिंग जहाँ पे बोल सकते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, थर्मो एसिडोफिल्स बोल सकते हैं, मार्शी एरिया जहाँ दलदली एरिया है, ठीक है, वहाँ पे भी रह सकते हैं मैथनोजेंस। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्या डिफरेंट है? इनका जो सेल वॉल है, या बोल सकते हैं सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, उसका कंपोजिशन अलग है। ठीक है, डिफरेंट है, इसी वजह से ये हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे कैसा भी कितना हार्ड सिचुएशन क्यों ना हो। ठीक है, अगर बात करते हैं मैथनोजन से, ठीक है, ये मैथनोजन जो होते हैं रूमिनेंट एनिमल, बात करते हैं काऊ, बफेलो, इनका जो बोल सकते हैं गट वाला जो पार्ट है स्टोमच का, उसमें रूमिनेंट जो होता है एक पार्ट है पेट का उनके स्टोमच का, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो भी उसने खाया है चारा, जो भी ग्रासेस खाए हैं उसमें जो सेलुलोज प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन कराना। और जहाँ पे भी गाय भैंस होंगी वहाँ पे जरूर होगा क्या? काऊ डंग, बफेलो डंग। तो उसमें से जो स्मेल आता है, ठीक है, उसके स्क्रीटा से जो स्मेल आता है किसकी वजह से आता है? मैथनोजन की वजह से आता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और मैथनोजन जो होते हैं ये प्रोडक्शन कराते हैं किसका? बायोगैस का। और मीथेन इनमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा इसका जो बायोगैस होता है एक ही गैस से नहीं बना होता है। बायोगैस जो होता है इनमें बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, जैसे मीथेन होगा, CO2 हो गया, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन हो गया, लेकिन जो मीथेन होगा इसका अमाउंट बोल सकते हैं ज़्यादा, इसका परसेंटेज ज़्यादा है। आगे देखते हैं यू बैक्टीरिया को हम बोल सकते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ये सच्चे बैक्टीरिया हैं। इनमें हम बोल सकते हैं कि हज़ारों डिफरेंट टाइप के आपको यू बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। इनके पास हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर ये मोटाइल है तो इनके पास क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला। अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की, इनके पास क्या है? एक बहुत खास चीज़ है जो कि आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, क्या? क्लोरोफिल ए। इसी क्लोरोफिल ए की वजह से जो साइनोबैक्टीरिया है या फिर हम बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कोई एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है, इसका बस नाम रख दिया गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कैसा काम करेगी? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, मीन्स की सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना अपना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, सीधी सी बात, अगर किंगडम मोनेरा में रखा गया तो एक ही सेल से इनकी बॉडी बनी हुई है। कॉलोनीज के फॉर्म में भी हो सकते हैं इस साइड,
देखिए इस तरीके से कॉलोनीज बना सकते हैं और इनके ऊपर कवरिंग भी कर सकते हैं, किसकी, जेनेटियस कवरिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसके सीट की। फिलामेंटस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर जो दिया गया ये फिलामेंट्स, यहाँ पे बोल सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी कॉलोनीज होती हैं किससे सराउंडेड होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, किससे, जिलेटिनियस सीड से होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिलामेंट की, यहाँ पे देखिए फिलामेंट जो है इसके ऊपर भी कवरिंग है, लेकिन ये किसकी कवरिंग है, म्यूसिजिनस सीड की है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जहाँ भी पानी बहुत गंदा है, पॉल्यूटेड वाटर है, वहाँ में आप देखेंगे पूरा उस एरिया का जो वाटर होगा पूरा ग्रीन होगा और उसमें से कुछ बबल्स जैसे निकलेंगे, किसकी वजह से निकलेंगे, साइनोबैक्टीरिया की वजह से निकलेंगे। जो भी उसमें ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी उनकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पूरा एरिया अगर पानी में कवर है तो अंदर के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो तो मर ही जाएंगे ना, क्योंकि उनको पानी सही से नहीं मिल रहा है। तो पॉल्यूटेड वाटर में कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसे सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, और किस में देखने को मिलता है, नॉस्टॉक और एनाबेना में। जैसे एग्जांपल दिया है किसका, नॉस्टॉक का, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिलामेंट्स के फॉर्म में इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे देखिए हेट्रोसिस्ट सेल है, यहाँ पे भी हेट्रोसिस्ट सेल है। इनका मेन काम क्या है, जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन उनका फिक्सेशन कराना। लेकिन उसके अगल बगल भी सेल हैं, ये देखिए इनको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। हम जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के पास क्या है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाले सेल हैं ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना खुद बनाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, मीन्स ये केमिकल एनर्जी को लेकर अपना खाना बनाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ले रहे हैं, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, जिससे क्या बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे, एनर्जी लेंगे, एटीपी, और यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। जो ये बैक्टीरिया होती है क्या करती है, जो भी न्यूट्रिएंट है उसको रिसाइकिल कराती है। जैसे कि एग्जांपल है नाइट्रोजन हो गए, फॉस्फोरस हो गए, आयरन की जो साइकिल है उसको रिसाइकिल कराना। मीन्स कि अगर आयरन कहीं पे यूज़ किया गया तो उसको कहीं ना कहीं सॉइल में लाना पड़ेगा, फिर उसको बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आएंगे, यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, लेगमिस प्लांट के रूट में। कौन कराएगा, राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया क्या करेगा, फिक्सेशन। प्लांट्स को जो खाएगा उसको नाइट्रोजन मिलेगा, चाहे कोई भी एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, एनीवन। फिर इसके बाद उसका एक्सक्रीट आएगा सॉइल में, फिर यहाँ से फिर नाइट्रोजन बाहर जाएगा, फिर इस तरीके से इनका क्या होगा, रिसाइकिल कराना पड़ता है। तो जो कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है ये हेल्प कराती हैं इन चारों का, जो भी न्यूट्रिएंट साइकिल इनका रिसाइकिल कराना। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक दिया था पिंस। क्या है, पिन। पिंस का क्या होगा, पी फॉर फॉस्फोरस, आई से आयरन, एन फॉर नाइट्रोजन और एस फॉर सल्फर। आगे देखते हैं, आगे है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऐसी बैक्टीरिया जो दूसरों पे डिपेंड है खाने पीने के लिए, ठीक है, खुद कोई खाना नहीं बना रही है। अब देखते हैं कि जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं ये, ठीक है। ये मेजॉरिटी जो इनका जो मेजॉरिटी लोग हैं, मिस हम बोल सकते हैं ज़्यादा करके कैसे होते हैं, डिकम्पोजर हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, डेड और डिगेइंग मैटर बनाने में हेल्प करते हैं, ये डिकम्पोजर हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ इनमें से जो बैक्टीरिया होते हैं, मेनी ऑफ देम, वो क्या करती हैं कि ह्यूमन के वेलफेयर में काम करती हैं। जैसे कि हम लोग दही खाते हैं तो ये बैक्टीरिया का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। हम दूध से दही बना रहे हैं तो इसमें कौन आ रहा है, लैक्टोबैसिलस आ रहा है। मैंने कल बताया था कि लैक्टो का मतलब मिल्क होता है, बैसिलस का मतलब बैक्टीरिया जो रॉड शेप की है। ये क्या कर रही है कि यहाँ पे दूध से दही बना रही है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक मिलते हैं ये बैक्टीरिया का ही काम है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो भी हो रहा है लेगमिस प्लांट के अंदर, जैसे कि राइजोबियम, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है सब, ठीक है। इनमें से कुछ जो है बीमारियां कॉज कर रही हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में बीमारी कॉज कर रही है बैक्टीरिया, क्रॉप फील्ड में जो भी एनिमल्स हैं, पेट हैं, उनमें बीमारी को कॉज कर रही हैं। कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया के द्वारा डिफरेंट बीमारियां हो रही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है किसके थ्रू, फीजन के थ्रू। मीन्स एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये कौन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फीजन कैसा होता है, वो भी बाइनरी फीजन हो रहा है। कैसा फीजन हो रहा है, बाइनरी फीजन हो रहा है यहाँ पे, कि एक बैक्टीरिया क्या कर रही है, जब अपना रिप्रोडक्शन कर रही है तो एक से क्या बन रही है, दो बन रही है, मीन्स इक्वल। यहाँ पे बाइनरी फिजन का मतलब हो रहा है इक्वल डिवीजन हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशन अच्छे नहीं होते, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बना लेती हैं, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इसके अलावा जब बोल सकते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उनका फेवरेबल है,
जब भी कंडीशन अच्छी रही तुरंत क्या कर लेंगी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मीन्स बाइनरी फ्यूजन कर लेंगे, 1 से 2 बन जाएंगी। लेकिन जैसे कंडीशन खराब हुआ, स्पोर्स बना ली, या तो फिर क्या करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, शॉर्ट ऑफ, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, बैक्टीरिया में नहीं देखा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। इनमें क्या करती हैं कि एक मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा, बोल सकते हैं ये उनका प्लाज्मिड है। ठीक है, यह प्लाज्मिड, इनमें क्या होता है, दूसरा बैक्टीरिया है जो जिसका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल है। इनके ऊपर बोल सकते हैं इनके जो सेल वॉल हैं या फिर इनके जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनमें से एक है पिलाई। इसका जो काम है, ये क्या करता है कि जब एक बैक्टीरिया अपना इंफॉर्मेशन या अपना बोल सकते हैं डीएनए ट्रांसफ़र करना चाहता है दूसरे में, तो इसी पिलाई की हेल्प से जुड़ते हैं और अपना इंफॉर्मेशन दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको बोलते हैं डोनर बैक्टीरिया, जो दे रहा है, दान कर रहा है, और इसे बोलते हैं रेसिपिएंट, जो ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है कि जो बैक्टीरिया डिवाइड हो रही है क्या है, फीजन है। इसको याद रखिएगा, ये फीजन है, बाइनरी फीजन है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। सेल वॉल प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये उसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, तो एक से क्या हो रही है, 2 बन रही हैं। ठीक है, ये बाइनरी फीजन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इसका फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है रिप्रोडक्शन। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पे दिया गया है टॉपिक, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल का क्या काम होता है, सेल वॉल क्या करते हैं, शेप है उसको मेंटेन करते हैं, साथ में जो बाहर जो बोल सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है बाहर से बचाते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं, इन्फेक्शन होने से बचाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं, जिसकी वजह से इसका शेप भी क्या है, इरेगुलर है। ठीक है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। ये सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग सेल हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे लिविंग सेल हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी जिंदा है, नहीं ऑक्सीजन है तब भी जिंदा है, दोनों कंडीशन में क्या है कि जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं बीमारी कॉज करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। तो ये टॉपिक मैंने रिवाइज करा दिया। अब हम लोग चलते हैं आज से अपना नया टॉपिक जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जाने से पहले मैं आपको इनकी कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। जो किंगडम प्रोटिस्टा हैं ये यूनिसेलर होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास केवल एक सेल प्रेजेंट है। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब कि इनके जो न्यूक्लियस हैं पूरी तरीके से उन पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इनके पास जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी प्रेजेंट है इनके सेल में। ठीक है, और इनको किसने इंट्रोड्यूस कराया था, किंगडम प्रोटिस्टा को लेके आए थे हैकल। कौन लेके आए थे, हैकल लेके आए थे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जितने भी सिंगल सेल हैं, जैसे बोला गया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल सेल है, लेकिन बोला जा रहा है यूकैरियोट्स है, तो उसको कहाँ लेके आके रखना है, आपको प्रोटिस्टा किंगडम में रखना है। इनकी बाउंड्री किसी भी तरीके से डिफाइंड नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्लांट रहेंगे या एनिमल रहेंगे या फंगस रहेंगे, किसी के लिए नहीं। जिसका नाम सुनो कि कैसा ऑर्गेनिज्म है वो, उसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, मीन्स यूनिसेलर है और यूकैरियोट है, तुरंत ला के रख दो कहाँ, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दो। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टान टू वन बायोलॉजिस्ट में बी प्लांट और एनदर। ठीक है, बोला गया है कि चाहे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टान होंगे या फिर कोई और होंगे, सबको कहाँ रख देना है, इसमें रख देना है। इन दिस बुक वी इंक्लूडेड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोन अंडर द प्रोटिस्टा। इस किताब में हम लोग 5 जगह पढ़ेंगे, 5 ग्रुप को। एक का नाम क्या है, क्राइसोफाइट्स है, डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, यूक्लिनाइड्स है, स्लाइम माउल्स है एंड प्रोटोजोन्स है। इसमें हम इस किताब में यही पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। जो मेंबर हैं प्रोटिस्टा के वो कैसे होते हैं, पानी में रहना पसंद करते हैं। सबसे पहले आप कहाँ उनको देखेंगे, पानी में रहेंगे। टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरली कहाँ होंगे, एक्वेटिक होंगे। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद अदर डीलिंग विद द प्लांट, एनिमल एंड फंगस। ये ऐसा किंगडम है जो एक दूसरे से रिश्ता लेके आ रहा है। इसमें आप प्लांट को भी रख सकते हैं, एनिमल को भी रख सकते हैं, फंगस को भी रख सकते हैं। एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है ये किंगडम। Being eukaryote, the protestan cell body contain a well-defined nucleus and other membrane bound organelles। ठीक है, ये यूकैरियोट सेल होने की वजह से जो प्रोटिस्टान के सेल हैं
एक ही तो सेल प्रेजेंट है, उनमें भी क्या है आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जैसे गोल्गी बॉडी हो गई, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये जितने भी ऑर्गेनल्स हमारी बॉडी में पाए जाएंगे वो इनमें भी पाए जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, इनकी बॉडी एक सेल से बनी है, ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, ठीक है। आगे देखते हैं, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, कुछ के पास फ्लैजिला हो सकता है, कुछ के पास सीलिया हो सकता है। कैसा उनका लोकोमोशन हो रहा है उसी हिसाब से इनका क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। जो प्रोटिस्टा है ये एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेक्सुअल भी कर सकता है। एसेक्सुअल में तो हम देख लेंगे आगे फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं तो यहाँ पे सेल का फ्यूजन होगा, सेल का फ्यूजन का मतलब हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनमें कौन कौन प्रेजेंट होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूडेड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी डिस्मिट्स। इस ग्रुप में अंदर दो ही लोग आएंगे, कौन आएंगे, पहला डाइटम्स आएंगे, ठीक है, दूसरे आएंगे कौन, डिस्मिट्स आएंगे। डिस्मिट्स को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। बाहर से देखने में कैसे लगेंगे, सुनहरे रंग के, जिस कलर का मैंने कपड़ा पहना है इसी को बोलते हैं गोल्डन कलर, ठीक है। तो इसी टाइप के ये दिखेंगे, ये डेस्मिट्स हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, साथ में मरीन इन्वायरमेंट में भी ये पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरीन इन्वायरमेंट में, नहीं, यहाँ बोल सकते हैं फ्रेश वाटर में भी आप इनको देख सकते हैं इनके मेंबर्स को, और मरीन एनवायरनमेंट में दे सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसे प्लैंकटन बोलते हैं। वैसे तो हमको पहले से पता है, चाहे किंगडम मोनेरा के जितने ऑर्गेनिज्म हो या किंगडम प्रोटिस्टा को, इनकी बॉडी में जब एक सेल है तो आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इनमें खास बात ये है कि ये पानी के अंदर तो रहते ही हैं। अगर पानी का फ्लो, मान लीजिए ये किसी बोल सकते हैं रिवर में है, फ्रेश वाटर का मतलब रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, ये फ्रेश वाटर है। मरीन का मतलब सी हो सकता है, ओशन हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए रिवर में प्रेजेंट है, तो रिवर का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है तो ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इसी को बोलते हैं पैसिव फ्लो, इसी को बोलते हैं पैसिवली फ्लो करना, और इसी को क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। क्या बोलेंगे, प्लैंकटन बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्टन का, एक और वर्ड है, इसको देख लीजिए। नेक्टर में क्या होता है कि पानी का फ्लो इधर है, मान लीजिए रिवर है या कोई भी वाटर स्ट्रीम है, ये कहाँ फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके अपोजिट जाएगा, तो इसे बोलते हैं नेक्टम, या फिर बोल सकते हैं एक्टिव फ्लो। यहाँ पे एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, ओके। यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लिखती प्लैंकटन में, ठीक। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादा करके कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, खाना खुद बनाना पसंद करते हैं। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म आर टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स। अगर हम डाइटम्स की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो इनके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, जो किस तरीके से है, एक के ऊपर एक ओवरलैप की, इस तरीके से। मान लीजिए ये यहाँ पे सेल वॉल है तो ये इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक के ऊपर दूसरा है। मान लीजिए एक के ऊपर इस तरीके से दूसरा है, ओवरलैप है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरे की तरह इस तरीके से फिट है, जैसे कि हम बोल सकते हैं सोप बॉक्स। सबके पास होगा साबुदानी, जिसमें साबुन रखा जाता है, नहाने वाला या कपड़ा धुलने वाला, जो भी है, ठीक है। तो उस तरीके से इनका सेल वॉल क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। मान लीजिए नीचे वाला पार्ट है तो ऊपर वाला भी इस तरीके से पार्ट है, ताकि ओवरलैप हो सके पूरी तरीके से। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड थस द वॉल्स आर इंडिस्टेबल, मतलब कि इनकी जो वॉल है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई हैं, ठीक है, एक तरीके से। किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। किसकी, सिलिका की बनी हुई है, जो कि तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मीन्स ये टूटती ही नहीं है, ठीक। थस द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ द सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट। दिस अक्यूमुलेशन ओवर द बिलियन ऑफ द ईयर रिफर्स टू एज द डायटमेसियस अर्थ, ठीक है। जो डायटम्स हैं एक तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका जो सेल वॉल इतना हार्ड है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता, ठीक है। जहाँ जिस हैबिटेट में रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो सेल वॉल तब भी नहीं टूटता, मरने के बाद वो तो मर गए, ठीक है, उनकी जो बॉडी है वो तो मर गई, एक ही सेल के बने, लेकिन जो उनका सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, सिलिका का बना हुआ। तो वहीं जहाँ पे भी हैं वहीं पे इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते गए। कब तक इकट्ठा होंगी, बिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर तक इकट्ठा होते गए उसी जगह, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डायटमेसियस अर्थ। मींस की डायटम्स के बोल सकते हैं सेल वॉल कितने सालों से इकट्ठा है, बिलियंस ऑफ ईयर इकट्ठा उसी के हैबिटेट में, क्योंकि जो सिलिका है वो
टूटने ही नहीं दे रहा है किसको, सेल वॉल को। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमिसियस अर्थ बोलते हैं। बीइंग ग्रिटी मींस टच करने में क्या है, थोड़ा सा बोल सकते हैं रफ टाइप के हैं। बीइंग ग्रिटी दिस, कौन से, जो उनके सॉइल हैं, बोल सकते हैं जो डायटोमिसियस अर्थ की बात की जा रही, इनकी बात। बीइंग ग्रिटिंग दिस सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। थोड़े से टच करने में रफ है, लेकिन ये जो डायटोमिसियस अर्थ हैं इनका इस्तेमाल पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में किया जा सकता है। डाइटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन। जो डाइटम्स होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं किसमें, ओशन के अंदर, ठीक है। ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। क्या प्रोडक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ज़्यादा खाना बनाते हैं, ज़्यादा एटीपी रिलीज करते हैं, यही इसी को बोलते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। जो डायनोफ्लैजेलेट में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कैसे होते हैं, मोस्टली मरीन है, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। कहाँ पाए जाएंगे, मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे। और ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल, ठीक है। इनके पास डिफरेंट टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है ये जो पिगमेंट्स है, इनके जो मेन सेल है उस पर प्रेजेंट है। अगर आपको कलर नहीं याद हो रहे तो लूडो तो सबने खेला होगा, लूडो किंग, तो उनमें क्या होती है, 4 कलर होती है, रेड होता है, ठीक, ग्रीन होता है, ब्लू होता है और येलो होता है, लेकिन आपको अलग से ब्राउन याद करना पड़ेगा। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। जो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और उन कहाँ प्रेजेंट है, आउटर सरफेस जो है वहाँ प्रेजेंट। स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, किससे बने हुए, सेलुलोज के प्लेट से बने हुए हैं। जो आउटर सरफेस है इनकी बॉडी में, ये देखिए यही स्ट्रक्चर है डायनोफ्लैजेलेट। जो आउटर सरफेस इनके बॉडी का जो सेलुलोज है, ये जो बाहर का जो प्लेट्स है वो किससे बना हुआ, सेलुलोज से बना हुआ है, बाहर वाला जो सरफेस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, one lies longitudinally and the others transversely in the furrow between the wall plate, ठीक है। ज़्यादा करके जो भी मेंबर है डायनोफ्लैजेलेट्स के, उनके पास 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है, दूसरा ट्रांसवर्स एक्सिस पे है। कहाँ प्रेजेंट है, जो गैप है फैरो बिटवीन वॉल्स प्लेट है उनके बीच में। जैसे इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये जो गैप है, गैप का मतलब, फैरो का मतलब होता है गड्ढा, थोड़ा डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा, इस तरीके से होगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से प्रेजेंट है, दूसरा ट्रांसवर्स एक्सिस से प्रेजेंट है। और जो इनमें प्लेट है इनकी, वो किससे बनी हुई है, जो प्लेट है सेलुलोज की बनी हुई है, हार्ड स्टिफ है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजेलेट एग्जाम्पल गोनैक्स अंडरगो सच अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर रेड, रेड टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। इनमें इतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे मरीन इन्वायरमेंट में रहेंगे कि पूरा एरिया कवर कर लेंगे, लाल लाल लाल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया गोनैक्स, ठीक है। इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कि आप सी को कहेंगे क्या, रेड सी या रेड टाइल्स बोलेंगे, क्योंकि पूरा जो समुद्र है, पूरा जो सी है, पूरा इन्हीं से भर चुका है। इनमें इतना तेज बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन होता है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच अ लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिश। इनमें से टॉक्सिन रिलीज होता है, मान लीजिए ये कोई सी है, सपोज करिए, इनमें पूरी तरीके से चारों तरफ ये फैले हुए हैं। जब चारों तरफ से ये फैले हुए हैं तो इनमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, फिश होंगे और अदर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगी, उनको सफोकेशन होने लगेगा, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बाहर से, ठीक है। कोई लाइट भी नहीं मिल रही है, क्योंकि पूरी तरीके से कवर कर लिए हैं। और इन्हीं द्वारा जो गोनैक्स है या बोल सकते हैं रेड टाइल है, इनमें से टॉक्सिन निकलता है, जिसकी वजह से जो अदर एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, यूक्लिनॉइड्स। यूक्लिनॉइड्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यूक्लिना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश ऑर्गेनिज्म, मीन्स फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, एंड फाउंड इन स्टेंजेंट वाटर। जो यूक्लिनॉइड्स के मेंबर होते हैं वो ज़्यादा करके फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ये सब फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पाए जाएंगे। साथ में जो ठहरा हुआ पानी है, मान लीजिए बारिश हुआ और आपके घर के बाहर एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें पानी भर गया, आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वहाँ पे भी यूक्लिना सर्वाइव करने लगेगा। तो जो भी स्टेंजेंट वाटर है, रुके हुए पानी है काफ़ी समय तक, वहाँ पे भी ये आ जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाए जाएंगे और साथ में स्टेंजेंट वाटर में पाए जाएंगे। Instead of cell wall, they have protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible.
ठीक है, इनमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसकी जगह इनके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल्स बोलते हैं, जो जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैक्सिबल होती है। जब सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल से क्या होती है, बॉडी रिजिड हो जाती है, क्योंकि सेल वॉल क्या करता है, एक शेप भी देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डैमेज होने से, इन्फेक्शन, और रिजिड भी कर देता है। लेकिन अगर इनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी जगह इनके पास क्या है, प्रोटीन की एक लेयर प्रेजेंट है इनके आउटर बॉडी सरफेस पे, जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी है, फ्लेक्सिबल है, लचीली है। दे हैव 2 फ्लैजिला, एक शॉर्ट है, दूसरा लॉन्ग है। इनके पास भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। ठीक, 2 they are photosynthetic in presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organism. ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाती है, मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक में दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉपिक की तरह, मिस ऑटोट्रॉप्स की तरह और हेटेरोट्रॉप्स की तरह। जब सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो ये खाना खुद बना लेंगी, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है, यूक्लिनॉइड्स के मेंबर के पास। तो ये ऑटोट्रॉप्स हो गए। जैसे ही सनलाइट नहीं है, ठीक है, तो ये कैसे काम करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स की तरह काम करेंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म इनके आसपास है, इनसे छोटे, उनको क्या करेंगी, शिकार करेंगे, उनका प्रेडेटर की तरह काम करेंगे, और तब ये कैसे कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे सीधे लिखा है कि जब सनलाइट रहेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगी, सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाएंगी, तो ये कैसे होंगे, यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स की तरह काम कर रही हैं। लेकिन जब सनलाइट नहीं है, मान लीजिए बारिश हो रही है या फिर ठंड का महीना चल रहा है, तो धूप कभी कभी कई दिनों तक नहीं निकलता है, तो उस समय कैसे काम करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स की तरह काम करेंगी। रात के समय अगर मान लीजिए इनको भूख लगी है, खाना चाहिए, तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह काम करेंगी। ये जो अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शिकार करती हैं। ये काम करती है किसकी तरह, प्रेडेटर की तरह, ठीक है, शिकार की तरह काम करती हैं। आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग द पिगमेंट ऑफ यूक्लिनाइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्लांट इन हायर प्लांट। एग्जाम्पल जैसे दिया गया यूक्लिना। अगर हम बात करते हैं यूक्लाइड में, तो सबसे एकदम फेवरेबल एग्जाम्पल कौन है, यूक्लिना के बारे में हर कोई पढ़ता है। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पिगमेंट है यूक्लिनाइड्स के मेंबर के पास, वो एकदम सेम टिक्टो मिलते हैं किनमें, जो हायर प्लांट है, जो खाना खुद बना रहे हैं, उनकी तरह मिलता है। मीन्स इनमें क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं, याद रखिएगा, जिसकी वजह से ये सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बना रहे हैं। और जब सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो शिकारियों की तरह शिकार करके अपना पेट भर रहे हैं, मीन्स हेटेरोट्रॉप हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है, ये है यूक्लिना का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा फ्लैजिला प्रेजेंट है, दूसरा कैसा है, लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। इनकी बॉडी में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, और एक सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और जितने भी ऑर्गेनल्स, एसेंशियल ऑर्गेनल्स है, सारे प्रेजेंट है। सनलाइट रही तो खुद खाना बना लेंगे, क्योंकि इनमें क्या है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अगर नहीं है तो फिर ये प्रेडेटर की तरह काम करके दूसरों को मार के खाना पसंद करती हैं। आगे देखते हैं, स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टस। जो स्लाइम माउल्ड है, इनका जैसे बोल सकते हैं ये फंगस की तरह थोड़ा सा बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक ऐसे प्रोटिस्टा है जो डिकेइंग मैटर से अपना खाना ले रहे हैं। द बॉडी मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विग एंड द लीफ इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। जो इनकी बॉडी है कहाँ जाएगी, जो सड़े गले पेड़ पत्ते हैं, जो भी टूटे फूटे, जो भी बोल सकते हैं वेस्टेज हैं प्लांट्स के, एनिमल के, वहाँ पे क्या करते हैं, अपना जाके खाना लेते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुटेबल बोल सकते हैं या फेवरेबल कंडीशन बोल सकते हैं। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं जो स्लाइम माउल्ड हैं, ये क्या करते हैं, जब इनका बहुत अच्छा दिन चल रहा है, सुहाना दिन चल रहा है, बोल सकते हैं फेवरेबल कंडीशन चल रहा है, सुटेबल कंडीशन चल रहा है, ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं इकट्ठा, और सेवरल फीट क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब अनफेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अच्छा नहीं है, तब देखते हैं वहाँ पे क्या होगा। द प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग द स्पोर एट द टिप, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि जब कंडीशन अच्छे थे, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन था, तो यहाँ पे प्लास्मोडियम जो है खूब ग्रो किए सेवरल फीट। लेकिन कंडीशन अब अच्छे नहीं है, तो यही जो प्लास्मोडियम होंगे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट का मतलब उसमें पार्ट दिख जाएगा, पहले इस तरीके से थे, अब उनमें क्या होगा, आपको डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, कि बोल सकते हैं इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे टिप पे स्पोर देखने को मिलेंगे। टिप पे क्या देखने को मिलेगा, स्पोर देखने को मिलेगा। कब, अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कोई भी फेवरेबल चीज़ें नहीं हो रही है, कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है, सुटेबल कंडीशन नहीं है, उस टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो स्पोर्स हैं कहाँ प्रेजेंट है, वो टिप पे प्रेजेंट है, किसकी, फ्रूटिंग बॉडी के। ये इंपॉर्टेंट है।
कि फेवरेबल कंडीशन थी, तो ढेर सारे एग्रीगेशन आगे क्या बना रहे हैं, प्लाज्मोडियम बना रहे हैं, और जो कि सेवरल फीट तक है, ठीक है, काफ़ी हाइट तक है। लेकिन जैसे कंडीशन खराब हो गई, अनफेवरेबल कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि वही जो प्लाज्मोडियम पहले थे अच्छे से खुश थे, अब ये डिफ्रेंशिएट हो जा रहे हैं, किसमें, फ्रूटिंग बॉडी में डिफ्रेंशिएट हो जा रहे हैं, और टिप पे कौन आ जा रहा है, स्पोर आ जा रहा है। इस तरीके से द स्पोर पॉजेस ट्रू वॉल, जो स्पोर होंगे फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, जो भी स्पोर होंगे इन पे क्या होंगे, ट्रू वॉल होंगे। ट्रू वॉल का मतलब क्या होगा कि इनमें तो अभी कोई हमने कहीं सेल वॉल नहीं पढ़ा, लेकिन जो स्पोर है इनके ऊपर ट्रू वॉल है, एक सच्चा वॉल है, ताकि जो भी एडवर्स कंडीशन है, जो भी हार्श कंडीशन है, उससे क्या कर सके, जो भी स्पोर है अंदर भरे हुए हैं उनको प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि यही स्पोर का आगे चल के क्या होगा, इन्हीं से क्या होंगे, रिप्रोडक्शन होंगे, यही स्पोर आगे चल के जर्मिनेट करने वाले हैं, ठीक है। They are extremely resistant and survive for many years even under the adverse condition. The spore are dispersed by the air current. जो अनफेवरेबल कंडीशन है, मान लीजिए 1 साल के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी हो सकता है, मीन्स काफ़ी टाइम तक भी हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन, या फिर 2 ही महीने के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो जो भी यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी उनके ऊपर स्पोर है, स्पोर के ऊपर भी क्या पाए जा रहे हैं, ट्रू वॉल पाए जा रहे हैं, ताकि ये जो ट्रू वॉल हैं जो अंदर स्पोर भरे पड़े हैं इनको बचा सके, एडवर्स कंडीशन से रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सके। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जो स्पोर होंगी, जो वॉल होंगे ब्रेक हो जाएंगे, और जो स्पोर होंगे ईजिली हवा के तरह, जैसे एयर फ्लो कर रही है उसी के डायरेक्शन में, एयर के करंट में ही क्या करेंगे, अपने आप को डिस्पर्स्ड कर लेंगे, उसी के डायरेक्शन में बह जाएंगे। हवा जहाँ चल रही है उसमें आपको अगर छोटे छोटे स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं तो क्या पता इस स्लाइम माउल्ट का ही स्पोर हो, ठीक है, इसी प्लाज्मोडियम का हो। आगे देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये यहाँ पे देखिए स्लाइम माउल्ट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑल प्रोटोजोन आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स। जितने सारे प्रोटोजोन दिए गए हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, सब कैसे हेटेरोट्रॉप्स है, मीन्स खुद खाना नहीं बनाएंगे, दूसरों से खाना लेंगे, लेकिन किस तरीके से रहेंगे, प्रेडेटर की तरह रहेंगे, शिकारी हैं, ठीक है, शिकारी हैं, ये दूसरों का शिकार करके खाएंगे, या फिर पैरासाइट बोल सकते हैं, बीमारी कॉज करेंगे, या फिर अपने होस्ट के बॉडी में रह के न्यूट्रिएंट लेंगे, उसको हार्म पहुंचाएंगे। दे आर बिलीव टू बी अ प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ऐसा माना जाता है कि जितने भी एनिमल किंगडम है उनके ये बहुत पूर्वज वाले क्या है, रिलेटिव हैं, इनसे इनका रिलेशन है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप वाले एनिमल किंगडम है। मीन्स कि एनिमल किंगडम में जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया था, हमने देखा है कि स्टार्टिंग में जो लिनियस ने दिया था एनिमल किंगडम में, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला था, पैरामीशियम हो गया, अमीबा को कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म उनके साथ। क्यों रखा गया, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं है। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना तो इनको सेपरेट कहाँ रख दिया गया, प्रोटिस्टा के साथ रख दिया गया, ठीक है। तो इनको हम बोल सकते हैं ये प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके, एनिमल के। द 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, यहाँ पे 4 मेजर ग्रुप दिए गए हैं प्रोटोजोन का। पहला है एमीबॉइड हो गया, सिलिएटेड हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, जिसमें हम लोग स्पोरोजोन की बात कर रहे हैं वो हो गया, जिसमें हम लोग पूरा प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मलेरिया होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं, 4 हो गए, एमीबॉइड हो गया, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन हो गए, इसके अलावा सिलिएटेड हो गया और स्पोरोजोन हो गया, ये 4 होंगे। अमीबॉइड प्रोटोजोन के बारे में पढ़ते हैं। द अमीबॉइड प्रोटोजोन के बारे में क्या लिखा गया है, दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं जो भी इससे बिलोंग करते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, समुद्र के पानी में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल पे भी रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया फास्ट फीट एज इन अमीबा, ठीक है। इनमें कोई शेप नहीं है, इनमें कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। जब सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, इनका कोई भी शेप नहीं है, और ये जब चलते हैं तो अपना फॉल्स फीट किसी भी आकार का अपने आप को बदल सकते हैं, किसी भी शेप में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया अमीबा। मरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन दियर सरफेस। अगर हम लोग ये फ्रेश वाटर की बात किए हैं, अगर हम मरीन फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है किसका, अमीबॉइड का, उनके ऊपर क्या होता है, सिलिका का सेल पाया जाता है उनके सरफेस पर, ठीक है। सिलिका का सेल किस में देखने को मिलेगा, मरीन फॉर्म वाले में देखने को मिलेगा। लेकिन जो फ्रेश वाटर में होंगे वो कैसे चलेंगे, सीडोपोडिया में फॉल्स स्टेप करके, कोई किसी का भी शेल नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट। ये जो एंटामीबा है ये कैसा काम कर रहा है, पैरासाइट की तरह, मीन्स ये बीमारी कॉज करेगा, पैथोजन की तरह काम कर रहा है अपने होस्ट पे, ठीक है। हम लोग उसमें पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कि एक पैथोजन का नाम है एंटामीबा हिस्टोलिका, ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिका ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जो कोलान वाला पार्ट है
उनके जो टिश्यू हैं उनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ख़राब करते हैं, ताकि जो स्टूल्स निकलते हैं, जो स्क्रीटा निकलता है उस इंसान का, उसमें क्या होते हैं, ब्लड आएंगे, म्यूकस आएंगे एक्सेस में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके द्वारा जो बीमारी की जाती है उसे हम बोलते हैं एमीबियोसिस। ओके, ये सब हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ेंगे, ये मैंने सिर्फ जनरली बता दिया है। आगे देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। नाम से लग रहा है कि इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अपने फ्लैजिला से ही क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। ये जो चारों ग्रुप दिए गए हैं प्रोटोजोन के, किस पे बिहाफ है, ये सब ये बोल सकते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे रखे गए हैं, ठीक है। किन में कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, अभी देखेंगे किसी में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्लैजिलेटेड में कि इनमें जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है इनमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा फॉर लोकोमोशन। ओके, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। जो मेंबर है इन ग्रुप के या तो फ्री लिविंग होंगे, इन्वायरमेंट में फ्रीली पाए जाएंगे, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, या तो अगर पाए भी जाएंगे तो कैसे होंगे, पैरासाइट की तरह होंगे, अपने होस्ट की बॉडी पे रहेंगे, शेल्टर लेंगे, फूड लेंगे और वहीं उसको हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। दे हैव फ्लैजिला, नाम से लग रहा है कि फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला ही होगा। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। जो पैरासिटिक फॉर्म वाले होंगे, फ्री लिविंग वाले नहीं बोला गया है, पैरासिटिक जो बीमारी कॉज कर रहा है वो कैसे होंगे, डिसीज कॉजिंग होंगे, बीमारी कॉज करेंगे, क्या, जिसके बॉडी में चले गए फ्लैजिलेटेड वाले प्रोटोजोन जो पैरासिटिक फॉर्म में है, तो उसको क्या होगा, बार बार नींद आएगा, उसकी नींद ही नहीं पूरी होगी, उसे बार बार नींद आएगा, ठीक है। तो जो पैरासिटिक फॉर्म वाले होंगे वो बीमारी कॉज करेंगे जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ओके, एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। यही है जो क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन के बारे में। नाम से लग रहा है कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोन में देखते हैं दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। जो सिलिएटेड प्रोटोजोन होते हैं ये पानी के अंदर होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म पानी में क्या करते हैं, सीलिया की मदद से, हजारों सीलिया, इनके पास एक सीलिया नहीं हजारों सीलिया हैं जिसकी वजह से पानी में एक्टिवली मूव करते रहते हैं हर वक्त, ठीक है। They have a cavity gullet that open to the outer side of the cell surface। ऐसा क्यों लिखा, सेल वॉल क्यों नहीं लिखा, हम तो जानते हैं कि ये प्रिमिटिव हैं, किसके रिलेटिव है, शुरुआती के रिलेटिव किसके, एनिमल के। जो एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे आगे, उनके क्या है, ये संबंधी है, उनसे रिलेशन है, तो इनके पास सेल वॉल तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी एनिमल किंगडम है उनके पास कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इनके जो बॉडी सरफेस है, मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए पैरामीशियम में, यही एग्जाम्पल दिया है, हजारों सीलियाँ हैं बाहर, ठीक है, जिसकी वजह से पानी में ये लोकोमोशन अपना कर रहा है। इसमें हजारों सीलियाँ हैं, बाहर की तरफ इसका जो पार्ट है, सरफेस है, वहाँ पे क्या है, गलट ओपन है, कैविटी खाली जगह ओपन है, ठीक है, जिससे ये अपना एक्सचेंज कर रहा है, मटेरियल को बॉडी के अंदर ला रहा है और बॉडी के अंदर का मटेरियल बाहर कर रहा है। तो ये जो कैविटी है या गलट है ये कहाँ ओपन हो रहा है, सेल के सरफेस के बाहर ओपन हो रहा है। The coordinated movement of the row of the cilia causes the water laden with the food to be steer into the gullet। ठीक है, इनमें coordinated movement का मतलब ये होगा कि सीलिया, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, सीलिया अगर इधर मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो सारे जितने हजारों सीलिया होंगे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसीलिए लिखा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है रो का, सीलिया का, ताकि खाने को क्या कर सके, अपने गलेट के थ्रू अपने बॉडी के अंदर ले सके। ठीक है, पानी में ही तो रहते हैं, पानी से ही, जो पानी के अंदर जो भी उनका खाना होगा पानी के अंदर ही होगा, तो उन अपनी सीलिया से क्या करेंगे, मूव करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, और जो भी खाना होगा पानी के अंदर, जो भी खाना होगा उनका वाटर लैडन विथ फूड, यहाँ पे वाटर लैडन का मतलब होता है पानी में उनका फूड जो है उसको क्या करेंगे, अपने गलेट के थ्रू अंदर लेंगे सीलिया की हेल्प से। सीलिया ही क्या कराता है, उनका यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराएगा। एग्जाम्पल जैसे दिया है पैरामीशियम, ठीक है, ये है यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है पैरामीशियम। देखिए ये सैंडल जैसा एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से क्या है, फीमेल जो सैंडल पहनती है उनकी तरह ये स्ट्रक्चर है। कभी कभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये सैंडल जैसे स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा है लेकिन पैरामीशियम को ऐसा बोला जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देख के। यहाँ पे आपको छोटे छोटे बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिले, हजारों सीलियाँ हैं, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन कर पाएगा पानी में। मान लीजिए वाटर है, अब खाना मान लीजिए यहाँ है, तो सीलिया फटाफट मूव कराएगी, एक ही डायरेक्शन में फटाफट मूव कराएगी, और इसका ये जो गलट है, ये कैविटी है, ताकि इस खाने को अपने अंदर ले सके।
ठीक है। सबसे खास बात ये होता है इनमें कि इनमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक छोटा, एक होगा मैक्रोस्कोपिक। जो माइक्रोस्कोपिक होंगे ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होगा मैक्रोस्कोपिक ये न्यूट्रिशन मीन्स खाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपको 2 ही चीज़ याद रखना है कि इनमें जो भी सील है इनका काम क्या है, ये गलेट का काम क्या है, और जो ये मैंने न्यूक्लियस बताया है एक माइक्रोस्कोपिक जो क्या करेगा, जो छोटा वाला न्यूक्लियस होगा रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो बड़ा वाला होगा वो न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलते हैं स्पोरोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं। स्पोरोजोन से लग रहा है कि स्पोर जैसी फीलिंग आ रही है, नाम से ही लग रहा है स्पोरोजोन, ठीक है। इनमें सबसे खास बात है कि इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें नहीं प्रेजेंट होता है, याद रखना। स्पोरोजोन्स में क्या दिया गया है, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में अपनी इन्फेक्शियस जो उनकी बोल सकते हैं इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो भी लाइफ साइकिल है उनमें कैसे होते हैं, स्पोर लाइक स्टेज आता है। कैसे स्टेज आता है, स्पोर लाइक स्टेज आता है, जिसकी वजह से इनका नाम क्या रखा गया, स्पोरोजोन्स रखा गया है। The most noxious is the Plasmodium malaria parasite which causes malaria, a disease which has stinging effect on the human population. Plasmodium शब्द यहाँ पे भी लिखा गया है और Plasmodium शब्द हमने कहाँ पढ़ा था, स्लाइम माउल्ड में। तो ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। ये दूसरा प्लास्मोडियम है, जब सुटेबल कंडीशन आ रही है तो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, और ये क्या बना रहे, प्लास्मोडियम बना रहे, खुशी खुशी हैं। अब जैसे ही कंडीशन खराब आ रहा है तो यही प्लास्मोडियम क्या कर रहे हैं, अपना फ्रूटिंग बॉडी बना के ऊपर स्पोर बना रहे हैं, और उस पर क्या है, ट्रू वॉल आ रहा है, जिसकी वजह से जो भी स्पोर है अंदर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। जब उनका सुटेबल कंडीशन आएगा तो स्पोर क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे एयर करंट से। तो ये दूसरे प्लास्मोडियम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पोरोजोन्स में तो ये दूसरे प्लास्मोडियम है। ये जो प्लास्मोडियम होते हैं कि इनका जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है इनके जीवन का वो कैसा होता है, स्पोर लाइक होता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है मलेरिया। मलेरिया तो हर किसी को वो होगा ह्यूमन में। तो जो मलेरिया बीमारी है ये किसी वायरस किसी से नहीं होता, ये एक प्रोटोजोन से बीमारी होती है, क्योंकि देखिए प्रोटोजोन के मेंबर हैं, आप यहाँ से देख लीजिए ना, बैक्टीरिया वायरस। ये भी नहीं कह सकते कि मच्छर काट लिया तो मच्छर की वजह से हुआ, नहीं। जो मच्छर है फीमेल एनोफिलीज जो है वो क्या है, वेक्टर है, ना कि कॉजेटिक एजेंट है। ये क्या कर रही है, एक से इंसान से दूसरे इंसान में फैला रही है, इसका ये काम है। इसको नहीं पता कि बीमारी भी फैलाती है ना। तो लेकिन जो इसका मेन इन्फेक्शियस एजेंट है या बोल सकते हैं जो पैथोजन है वो कौन है, प्रोटोजोन का मेंबर है। यहाँ पे जैसे वो भी इनमें कौन सा, स्पोरोजोन का मेंबर है, जिसमें स्पोर लाइक स्टेज देखने को मिलती है। प्लास्मोडियम साइकिल हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया कि जो प्लास्मोडियम है ये मलेरिया पैरासाइट है, जिससे मलेरिया होती है, और ह्यूमन की पॉपुलेशन काफ़ी लंबे समय से इससे प्रभावित है, ठीक है। प्लास्मोडियम साइकिल में क्या होता है कि जो भी प्लास्मोडियम है एक छोटा सा टिनी पार्टिकल है, क्योंकि आँख से नहीं दिखता है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर हैं प्रोटोजोन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो फीमेल एनोफिलीज हैं, ठीक है, उसने क्या किया, बाइट किया किसी इंसान को, ब्लड के थ्रू चला गया, उसके कहाँ, लीवर में चला गया। जब लीवर के पास गया कुछ आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि लीवर के सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी जनसंख्या बढ़ा ली। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो लीवर के सेल में जब इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो उसे बस्ट कर देगी, उसे फोड़ेगी, फिर आगे निकल के कहाँ आ जाएगी, रेड ब्लड सेल में, ब्लड में आएगी। वो भी किसको इफेक्ट करेगी, आरबीसी को करेगी। जो आरबीसी होंगे वहाँ पे भी क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा प्लास्मोडियम में। फिर इसके बाद यहाँ से भी ये निकलेगा, और यही आरबीसी की वजह से जब आरबीसी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, जब आरबीसी रप्चर होता है तो यहाँ से टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोज्वाइन। तब जाके इंसान को पता चलता है, उसे खूब ठंड लग रही है, खूब बुखार आ रहा है तगड़ा उसको, तब लगता है कि हाँ शायद इसको मलेरिया हुआ है। मीन्स कि पैरासाइट जो भी है आपके बॉडी में चला गया, लीवर के सेल को भी डैमेज कर दिया, वहाँ पे अपना बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर उसने आरबीसी के सेल को भी इफेक्ट किया। जब आरबीसी की सेल रप्चर हुई तब जाके एक बोल सकते हैं चिल फीवर आ रहा है, खूब ज़्यादा ठंड लग रही है, खूब फीवर आ रहा है, तब इंसान को लगता है कि हाँ शायद मलेरिया का ये सिम्टम है, ठीक है। वो टॉक्सिन जो रिलीज होता है उसे हीमोज्वाइन कहते हैं। और फिर इसी आरबीसी के सेल के अंदर ही गैमेटोफाइट नाम का स्टेज बनता है। मीन्स बोल सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी इस प्लास्मोडियम के लिए क्या स्टेज है, एसेक्सुअल स्टेज है। मीन्स यहाँ पे एसेक्सुअल स्टेज इसने यहाँ तक किया, फिर आरबीसी से ही अपने गैमेटोसाइट सेल बनाए, ठीक है, गैमेटोसाइट सेल बनाए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम फीमेल एनोफिलीज आएगी, बाइट करेगी और ब्लड में ही प्रेजेंट है, तो फिर
उसके गट में ये भी सेल चले जाएंगे और ये सेल चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, गैमेटोसाइट है, मीन्स गैमेट बनाने वाले सेल बन चुके हैं। कहाँ, ह्यूमन की बॉडी में, कहाँ आरबीसी में, कहाँ ब्लड में। जब नेक्स्ट टाइम फीमेल एनोफिलीज आएगी, ठीक है, बाइट करेगी, तो ये जो ब्लड है अब तो ये इन्फेक्टेड हो चुका है। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बोल सकते हैं गैमेटोसाइट पूरी तरीके से बन चुका है। नेक्स्ट टाइम फीमेल एनोफिलीज कोई दूसरी भी आ गई, ऐसा नहीं कि जिसने पहले बाइट किया वही, नहीं, दूसरी भी आ सकती है, उसके गट में जाएगा और वो इसके गट में ही जो भी ये गैमेटोसाइट है, ऐसे सेल हैं जो गैमेट्स बनाते हैं मेल और फीमेल का, ये जाके जो फीमेल एनोफिलीज है उसके गट में क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी पूरी तरीके से अपने आप को। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, इसके बाद फिर से एनोफिलीज के सैलिवरी ग्लैंड में, ठीक है, गट में हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, तो अब ये कहाँ मूव करके आ जाएगी, उसके सैलिवरी ग्लैंड में। क्योंकि जब भी वो कट करेगी, जब भी बाइट करेगी, तो क्या होगा, सलाइवा के जो भी प्रोडक्ट होंगे ब्लड में जाएंगे और ब्लड का और हमारे बॉडी का जो प्रोडक्ट है ब्लड, वो उसके माउथ में जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे गट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा ये इन्फेक्टिव स्टेज। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट बोलते हैं। यही स्टेज है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, यही इन्फेक्शियस स्टेज है ये, ठीक है। जब पूरी तरीके से गट में क्या हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो गया, तो ये कहाँ मूव करके जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड में जाएगा। कहाँ, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में हो रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब फीमेल एनोफिलीज किसी को बाइट करेगी, तो अपने सैलिवरी ग्लैंड में जो भी ये स्पोरोजोइट है, ठीक है, जो इन्फेक्शियस स्पोरोजोइट है, फिर इसको कहाँ रिलीज कर देगी, किसी ह्यूमन के बॉडी में, और उसके बॉडी का जो ब्लड है उसको एज ए फूड ले लेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फैलता जाता है, ये बीमारी मलेरिया। यहाँ पे हम ये थोड़ी ना सोच सकते हैं कि जो बीमारी है जो फीमेल एनोफिलीज करी, नहीं, वो वेक्टर का काम करी। हम ये नहीं कह सकते कि जो फीमेल एनोफिलीज है ये बीमारी कॉज करता मलेरिया, नहीं, ये वेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो स्पोरोजोन है, जैसे प्लाज्मोडियम है, उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मलेरिया का जो पैरासाइट है, ठीक है, उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत है। पहला कौन है, ह्यूमन है, दूसरा कौन है, फीमेल एनोफिलीज है। फीमेल एनोफिलीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मॉस्किटो है इसकी ज़रूरत है। पहले ह्यूमन में जाएगा, ठीक है, ये इन्फेक्शियस स्पोरोजोइट कहाँ जाएगा, लीवर के सेल में, वहाँ पे अपना पूरा ये सेक्सुअल प्रोडक्शन करके वहाँ के सेल को रप्चर करेगा, उसको बस्ट करेगा। फिर ये कहाँ जाएगा, ब्लड में। ब्लड में किसके पास, ब्लड में तो बहुत सारे हैं, WBC है, RBC है, प्लेटलेट है, बहुत सारे कंपोजिशन है प्लाज्मा के, लेकिन किसके पास जाएगा, RBC के पास जाएगा। वहाँ पे भी क्या करेगा, अपना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। इसके बाद वहाँ के भी सेल को जब रप्चर करेगा तो यहाँ से एक टॉक्सिन रिलीज होगा जिसका नाम है हीमोज्वाइन, ठीक है। इसी वजह से चिल्ड, फीवर, कफ बोल सकते आता है, ठंड लगने लगती है खूब ज़्यादा, तब लगता है कि हाँ मलेरिया हुआ है, खूब ज़्यादा ठंड लग रही है। तब यही जो RBC है, इसी के सेल के अंदर ही जो भी स्पोरोजोइट है ये अपना सेल बनाता है, उसको बोलते हैं गैमेटोसाइट। मेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट, ऐसे सेल जो क्या है, मेल गैमेट्स को बनाते, फीमेल गैमेट्स को बनाते। इतना काम खत्म हो गया किसमें, ह्यूमन की बॉडी में। नेक्स्ट टाइम जब फीमेल एनोफिलीज आएगी, फिर से बाइट करेगी उस इंसान को जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो चुका है, जिसको मलेरिया हो चुका है, जिसको ठंड लग रही है, हर बार उसका RBC रप्चर हो रहा है, और वहाँ से क्या बन रहे हैं, गैमेटोसाइट बन रहे हैं, ऐसे सेल बन रहे हैं जो गैमेट्स बना रहे हैं। तो जब फीमेल एनोफिलीज आगे आएगी तो फिर क्या होगा, जब भी ब्लड लेगी एज अ मील, तो यहाँ पे वो सेल भी लेगी जो गैमेटोसाइट है, और ये जब गैमेटोसाइट फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में जाएंगे तो उसके गट में जाके क्या करेंगे, बोल सकते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्दर डेवलपमेंट करेंगे, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे। और यही मैच्योर होने के बाद कहाँ स्टोर हो जाएंगे, जो सैलिवरी ग्लैंड है मॉस्किटो का, वहाँ पे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट। और नेक्स्ट टाइम जब फिर से वो किसी को बाइट कर रही है तो उसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया। तो यहाँ पे 2 स्टेज हो गए, एक हो गया ह्यूमन, ठीक, दूसरा हो गया फीमेल एनोफिलीज। ह्यूमन को तो हो गया मलेरिया, जैसे ही वो RBC में गया रप्चर की, ठीक है, स्पोरोजोइट पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लाज्मोडियम है यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा रप्चर हुआ, यहाँ पे तो ह्यूमन को हो गया मलेरिया बीमारी, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम कोई फीमेल एनोफिलीज आई, उसको बाइट की, तो वहाँ से ये क्या ले ली, यहाँ से बोल सकते हैं कि गैमेटोसाइट सेल ले लिए, इसी का काम था। और ये जब गैमेटोसाइट सेल कहाँ पहुँच गए, मॉस्किटो के गट के अंदर, वहाँ फर्टिलाइजेशन कर लिए, वहाँ पे फिर से बना लिए क्या, स्पोरोजोइट्स बना लिए ढेर सारे, और स्टोर हो जाएंगे सैलिवरी ग्लैंड में, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आप किसी भी लाइन कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई।
बहुत अच्छा किंगडम है और बहुत सारी चीज़ें इसमें नई सीखने को मिलेंगी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, हर एक चीज़ को देख के पढ़ते रहिए, हर लाइन हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। आज की क्लास यहीं तक, आप पढ़ाई करते रहिए और डेली रिवाइज करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।